हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो आज के विषय में जिस एक पहलू के साथ हम कनेक्ट होने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को ही आधारित करते हुए हम कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यहाँ पे जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे उस विषय के बारे में जो आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारे लिए तो है ही है। ठीक है, चलेगा। तो आज के क्रम की शुरुआत यहीं से करते हैं इस बिंदु के साथ कि सरस्वती महाभागी विद्या कमलोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त होता कि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है। पहले प्रश्न के साथ जोड़ते हैं। पहला प्रश्न आपके चूंकि सम्मुख रहा कि बताने का प्रयास करिएगा कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के किस एक स्थल से हमें क्या हुआ है, कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कपास के साक्ष्य की जब बात की जाए तो खास करके अपने उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो अपने उत्तर प्रदेश में कहाँ पे कपास के थोड़े बहुत साक्ष्य आपको देखने को मिल जाते हैं। लहुरादेव से, अतरंजी खेड़ा से, आलमगीरपुर से या फिर आपके काली बंगा से। कपास की खेती की जब बात की जाए तो कपास के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कपास की जब बात की जाए तो कपास के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं जब हम उत्तर प्रदेश की जब बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। कपास के साक्ष्य की जब बात की जाए तो यह नाम आपको देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में खास अगर इसकी बात की जाए तो यह नाम आपको देखने को मिलता है। देखिए, यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत कई सारे लोकेशन ऐसे हैं जिनको क्या किया गया है, चिन्हित किया गया है अलग अलग विषयों के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं कपास के साक्ष्य के लिए तो कपास का साक्ष्य जो हड़प्पा काल में सबसे ज्यादा पुराना माना जाता है वो माना जाता है कहाँ से, मेहरगढ़ से। आपने नाम भी सुना होगा। मेहरगढ़ की जब बात की जाए तो मेहरगढ़ नाम का लोकेशन जो है ये पड़ता है आपके पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की जब बात की जाए तो पाकिस्तान में हड़प्पा काल का सबसे पुराना जो है वह आपको क्या देख मिलता है, कपास देखने को मिलता है। बेसिकली हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में जो आपके कपास उगाए जाते हैं मुख्यतः आपने सुना होगा कि एक तो स्वदेशी किस्म की उगाई जाती है और एक जो उगाई जाती है वह उगाई जाती है आपकी विदेशी किस्म की। तो स्वदेशी और विदेशी किस्म की जब बात की जाए तो यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो कपास के बारे में अब एक चीज यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, कालीबंगा। कालीबंगा की जब बात की जाए तो कालीबंगा कहाँ पे पड़ता है, कालीबंगा आपके गुजरात के संदर्भ में आपको देख मिलता है। खासा जहाँ पे कालीबंगा, धौलासीरा क्या बोलते हैं, धौलावीरा, इन सब का नाम आपको देख मिलता है। क्लियर। बाकी अगर देखा जाए तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर के बारे में आपने सुना होगा, ये आपका मेरठ में स्थित है। और मेरठ के इस लोकेशन की जब बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आपका चिन्हित किया गया है। खास आपने सुना होगा इसकी अवस्थिति जो है वह किसके किनारे है, तो हिंडन नदी की जब बात की जाए आज के संदर्भ में, हिंडन नदी की जब बात की जाए तो हिंडन नदी के किनारे आपको देख मिलता है। और खास अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इसकी खोज जो करी गई है 1958 में एक व्यक्ति थे यज्ञदत्त शर्मा। तो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा क्या की गई है, इसकी खोज वगैरह करी गई है। लहुरादेव बेसिकली आपने सुना होगा, ये कहाँ से समित है, तो लहरादेव जो है वो आपके संत कबीर नगर में पड़ता है। और इस संत कबीर नगर जिले की जब बात की जाए तो यहाँ पे जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किसका, चावल की जब बात की जाए तो चावल के साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। लहुरादेव की जब बात की जाए, हाँ कालीबंगा राजस्थान में, वही हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था। ठीक है, खास अगर इसकी बात की जाए क्योंकि गुजरात में तो धौलावीरा है लेकिन कालीबंगा राजस्थान में है। खैर, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लहुरादेव संत कबीरनगर में है जहाँ पे चावल वगैरह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा की जब बात की जाए तो अतरंजी खेड़ा जो है ये पड़ता है आपके कासगंज जिले में। और इस कासगंज जिले की जब बात की जाए तो यहाँ से हमें लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके, लोहे के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वह आपके प्राप्त हुए हैं। तो लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य की जब बात की जाए तो यह अतरंजी खेड़ा से आपका प्राप्त हुआ है। ठीक है, खास यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसकी बात आती है, यहाँ पे नाम आता है कि किस एक लोकेशन से
कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कपास की अगर बात की जाए तो कपास आज बेसिकली स्वदेशी विदेशी किस्म की भले उगाई जाती हो, लेकिन हमारी यूपी में स्वदेशी किस्म की उगाई जाती है। और वर्तमान उगाने की जब बात की जाए तो आज वर्तमान में आप भी जानते हैं कि जो झांसी ललितपुर लोकेशन है, यहाँ पे क्या होता है, इसका उत्पादन बेहतर तरीके से किया जाता है। तो झांसी और ललितपुर रीजन की जब बात की जाए तो यहाँ पे बेहतर उगाया जाता है। और आप भी जानते हैं कि काली मिट्टी में इसका उत्पादन किया जाता है। काली मिट्टी के होने के नाते कई बार काली मिट्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं, कपासी मृदा नाम दे देते हैं। खास अगर इसकी बात की जाए तो कपास को हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता है, कपास को सफेद गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, सफेद स्वर्ण की जब बात की जाए तो महाराष्ट्र जैसे लोकेशन में इसको सफेद स्वर्ण की भी संज्ञा दी जाती है। अब यहाँ पे अगर हम साक्ष्य की बात करें तो साक्ष्य को लेकर के किसका नाम आएगा, साक्ष्य को लेकर के आप कह सकते हो आलमगीर तो सबसे पूर्वी स्थल है, यहाँ पे इसका कोई लॉजिक नहीं है। लौरा देव की जब बात की जाए तो आपको चावल का साक्ष्य मिला। ये जो कासगंज है अतरंजी खेड़ा, तो यहाँ पे लोहे के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और थोड़ी बहुत जब हम कपास की बात करें तो कपास के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हाँ भैया, लोथल गुजरात में है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अतंजी खेड़ा जो है जहाँ पे कासगंज लोहे के साक्ष्य प्राप्त है, उसे लोहे के ही साथ यहाँ पे क्या है, थोड़ी बहुत मात्रा में हमारे यूपी को लेकर के जब हम कपास की बात करते हैं तो कपास का संदर्भ यहाँ पे आपको देखे मिलता है। बाकी अगर देखा जाए तो जो पहला साक्ष्य मिला है वह मिला है मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ से समित है, तो मेहरगढ़ की जब बात की जाए तो ये आपके पाकिस्तान में पड़ता है। तो कपास का पहला साक्ष्य ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि कानपुर षड्यंत्र। बेसिक अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कानपुर षड्यंत्र की जब बात की जाए तो यह कब आपका आयोजित हुआ, कानपुर षड्यंत्र की जब बात की जाए तो यह कब आपका हुआ था। ये 1924 में, 1929 में, 1925 में या फिर आपके 1937 में। कानपुर षड्यंत्र की जब बात की जाए तो कानपुर षड्यंत्र हमारे यहाँ पे कब हुआ। कानपुर षड्यंत्र बेसिक अगर देखा जाए तो इसका जो एक नाम दिया जाता है वो दिया जाता है कानपुर, क्या बोलते हैं, कानपुर बोले सेविक। ठीक है, कानपुर बोले सेविक। ठीक है, कानपुर बोले सेविक षड्यंत्र कानपुर बोले सेविक षड्यंत्र खास करके अगर इसकी बात की जाए तो बेसिकली ये जो कानपुर षड्यंत्र है या फिर जिसको कानपुर बोले सेविक षड्यंत्र भी हम नाम देते हैं, मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये घटना किससे संबंधित है। तो एक्चुअली आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो कांग्रेस थी वो एक तरीके से कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे एक अलग विचारधारा थी, लेकिन कुछ एक दूसरी विचारधारा, जैसे अगर हम बात करें गरम दल नरम दल के सापेक्ष में, तो जैसे एक गरम दल था एक नरम दल था, तो इसी तरीके से एक दक्षिणपंथी विचारधारा की जब बात की जाए जिसको हम कम्युनिस्ट संगठन के रूप में भी नाम दे सकते हैं, तो जो कम्युनिस्ट संगठन था उसी कम्युनिस्ट संगठन का नाम आपको इसके रूप में देखने को मिलता है। एक्चुअली इस कम्युनिस्ट संगठन की जब बात की जाए तो ये पहली बार कह सकते हो कि कम्युनिस्ट संगठन जो था वह आपके कानपुर में इसका सम्मेलन हुआ। और कानपुर में सम्मेलन हुआ और इसी कानपुर की जब बात की जाए तो कानपुर सम्मेलन के साथ ही साथ क्या किया गया, इसका यहीं पे पहली बार गठन किया गया। तो पहली बार इस विचारधारा को आधारित करते हुए ये जो सम्मेलन हुआ, ये जो कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे एक गठन हुआ संस्था का, खास करके आप कह सकते हो कि कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में, तो इसी को लेकर के अंग्रेजों की जब बात की जाए तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनके इस विचारधारा को देख करके कि ये हमारे शासन के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि ब्रिटिश सत्ता को कैसे आपका उखाड़ फेंका जाए। तो जाहिर सी बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो संगठन के सदस्य थे, खास करके अगर उनकी बात की जाए तो उन सदस्यों के ऊपर क्या हुआ था, कह सकते हो कि मुकदमा वगैरह चलाया गया था, उनके ऊपर केस वगैरह लगाया गया था। बेसिक अगर देखा जाए तो जैसे आपने नाम सुना होगा, क्या नाम आता है, एम एस डांगे।
MS डांगे की जब बात की जाए तो ये नाम आता है। नालिनी सेन की जब बात की जाए तो नालिनी सेन का नाम आपने सुन रखा होगा। नालिनी सेन ये भी इससे समित हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे अगर देखा जाए तो यहीं पे MS डांगे नहीं है, MS डांगे नहीं, SA डांगे हैं, ठीक है, SA डांगे हैं, SA डांगे। और MS की जब बात की जाए तो MS कौन थे? MS की जब बात की जाए तो MN राय थे, MN राय थे, MN राय। तो MN राय, नलिनी सेन, SA डांगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो शौकत उस्मानी, क्या कहते हैं? शौकत उस्मानी, शौकत उस्मानी। शौकत उस्मानी के अलावा अगर यहीं पे नामों की बात की जाए तो मुजफ्फर अहमद, क्या नाम आता है? मुजफ्फर अहमद। और भी कई सारे लोग इसमें शामिल थे। तो मिला-जुला के अगर देखा जाए तो इनके संदर्भ का एक ही मूल मतलब था कि ये जो सम्मिलित व्यक्ति थे, खास करके एक दूसरी विचारधारा रखने वाले, कम्युनिस्ट विचारधारा रखने वाले, अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने एक सम्मेलन, एक संस्था का गठन किया कानपुर में। और कानपुर में जब इस संगठन का गठन किया गया तो अंग्रेजों को लगा कि ये हमारी सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए, खास करके कह सकते हो कि यहाँ पे क्या हो गया, इसकी स्थापना की जा रही है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पहले ही चरण में क्या किया गया, इसको बैन करने की बात की गई और इसको एक मुकदमे का करार दिया गया, कानपुर षड्यंत्र, ताकि इसको जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। तो मिला-जुला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये घटना कब आती है? ये आती है 1924 के आसपास में। 1924 की जब बात की जाए तो 1924 के आसपास क्या हो जाता है, यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है? तो कानपुर में खासा ध्यान रखिएगा, कानपुर षड्यंत्र 1924 से समित है और 1924 की जब बात की जाए तो 1924 में यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर? खास करके इस मामले की जब बात की जाए तो इस मामले में खास करके यह नाम आपको देखने को मिलता है। क्लियर? और इस दशा में अगर देखा जाए तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब ये षड्यंत्र वगैरह हुआ तो ऑफिशियल रूप में इन लोगों ने बोल दिया कि भाई देखो हमारी कोई पार्टी वगैरह नहीं है 1925 में, इसकी समाप्ति वगैरह की घोषणा कर दी गई थी। हालाँकि बाद में क्या किया गया, इस पार्टी को विधिवत तरीके से फिर आपका संचालित करने की बात आई थी। ठीक है? तो खासा अगर देखा जाए तो इस दशा में कम्युनिस्ट पार्टी को आधारित करते हुए यह नाम प्रमुख रूप से देखने मिलता है और इस बिंदु की जब बात की जाए तो यह नाम समित होगा। क्लियर? आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश में अवध की जब बात की जाए तो अवध को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कब लिया? उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अवध की जब बात की जाए तो अवध को अपने कब्जे में अंग्रेजों के द्वारा कब लिया गया? हाँ, कानपुर अधिवेशन की जब बात की जाए तो कानपुर अधिवेशन में बेसिकली आप कह सकते हो कि अलग मसला है। कानपुर अधिवेशन जो था वो भारतीय नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था जो 1925 में आपका आयोजित किया गया। ये कानपुर षड्यंत्र है, ठीक है? तो दोनों को अलग रखिएगा, एक साथ ना करिएगा। क्योंकि कानपुर षड्यंत्र जो है वो कम्युनिस्ट विचारधारा से है और कांग्रेस की जब बात की जाए तो एक तरीके से आप कह सकते हो उस टाइम पे जो एक नरम दल जिसे हम कह सकते हैं, जिनके विचार में एक बात थी कि भाई हमें लड़ाई नहीं करनी है, बात करके अपनी बातों को रखना है, ठीक है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बात आ रही है कि उत्तर प्रदेश में ये जो अवध रीजन है, उत्तर प्रदेश में अवध रीजन, तो इस अवध रीजन को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कब लिया? उत्तर प्रदेश को अवध रीजन की जब बात की जाए तो अवध रीजन को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कब लिया? खास अगर इसकी बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या होता है? देखिए, अवध की जो शुरुआत हुई है, सबसे पहले चरण की जब बात की जाए तो सबसे पहला चरण कहाँ से शुरू हुआ है? तो अवध की शुरुआत हुई है 1722 में। 1722 की जब बात की जाए तो 1722 से इसकी शुरुआत हुई है और 1722 से जब इसकी शुरुआत हुई तो बेसिक आप जानते हैं अवध नाम के संदर्भ में, अवध या जिसको हम क्या बोलते हैं अवध नाम देते हैं। खासा यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नवाब सादत अली खान। सादत अली खान की जब बात की जाए तो सादत अली खान के द्वारा इसकी स्थापना करी गई और इसी संदर्भ में आपने नाम भी सुना होगा किसके बारे में, नवाब सादत अली खान की जब बात की जाए तो इन्हीं के साथ जब हम एक नाम जोड़ते हैं, क्या, बुरहान उल मुल्क। तो बुरहान उल मुल्क की जब बात की जाए तो बुरहान उल मुल्क के सापेक्ष में यह नाम आपका जुड़ जाता है। तो बुरहान उल मुल्क की जब बात की जाए तो उसके सापेक्ष इसकी शुरुआत होती है।
मूलतः अगर देखा जाए तो इन्होंने अपनी जो कैपिटल वगैरह बना रखी थी, वो कब बनाई थी? तो राजधानी की जब बात की जाए तो राजधानी आपके फैज़ाबाद को अनाउंस किया था। लेकिन आप भी जानते हैं कि अगले चरण में क्या होता है? इसमें बहुत बड़ी तब्दीली आती है। जैसे सबसे बड़ी तब्दीली तो आप कह सकते हो कि राजधानी परिवर्तन हुआ। राजधानी परिवर्तन की जब बात की जाए तो राजधानी परिवर्तन मुख्यतः 1765 में आसफ उद-दौला के द्वारा कराया गया। इसके अलावा बक्सर का युद्ध आपने सुना होगा। बक्सर युद्ध खास करके जब हम बात करते हैं शुजा-उद-दौला के साथ, और अंतिम नवाब की जब बात की जाए तो अंतिम नवाब के रूप में किसका नाम आता है? तो अंतिम नवाब के सापेक्ष में आपने नाम सुना होगा नवाब वाजिद अली शाह। तो नवाब वाजिद अली शाह की जब बात की जाए तो नवाब वाजिद अली शाह जो थे, इनके ही शासनकाल में खास करके आपने सुना भी होगा 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप, ठीक है? 1857 की क्रांति की जब बात की जाए तो क्रांति के बाद, हालाँकि क्रांति के बाद ये समझौता हुआ, लेकिन इससे पूर्व भी अंग्रेजों ने क्या किया था, इसको कब्जे में ले लिया था। खास करके आपने सुना होगा कुशासन का आरोप लगा के। कुशासन का आरोप लगा करके इसको क्या किया था, 1856 में ही इसको अपने कब्जे में ले लिया था। तो 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके इसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी। लेकिन जब 57 की क्रांति हुई तो क्रांति में नवाब वाजिद अली शाह ने इसका विरोध भी किया, और विरोध किया, लेकिन बाद में ये कहाँ पे चले गए, ये नेपाल चले गए। और यहाँ पे आप कह सकते हो इनकी जो बेगम थी, बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल के द्वारा क्या किया गया, इस क्रांति को नेतृत्व भी दिया गया। लेकिन जब 1857 की क्रांति समाप्त होती है तो 1858 में खास करके बाकायदा अवध सत्ता से नवाबों को हटा दिया गया, और पूर्णतः आप कह सकते हो अंग्रेजों ने क्या किया, इसके ऊपर कब्जा वगैरह कर लिया था। हालांकि कब्जे की जब बात की जाए तो कब्जे की जो एक छोटी सी संकल्पना हमें देख मिलती है, वह देख मिलती है कब, हमारे यहाँ पे जब बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर के युद्ध के बाद ही, ठीक है, बक्सर का जो युद्ध है, बक्सर के युद्ध के बाद आपने एक विषय सुना होगा, दीवानी और फौजदारी। तो यहाँ पे एक मुद्दे की जब बात की जाए दीवानी और फौजदारी को लेकर के, तो फौजदारी की जब बात की जाए तो फौजदारी वाला जितना भी मुद्दा था, वह अंग्रेजों ने क्या किया, अपने हाथ में लेने की कोशिश की। उनका कहना था कि देखो हमारी बटालियन जो होगी वो आपके दरबारों में रहेगी, जितना खर्च आएगा उसे आपको देना पड़ेगा। एक फिक्स अमाउंट, बेसिकली 50 लाख रुपया वार्षिक जो एक रेंट होता है, वह आपको पे करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो कुछ किले वगैरह थे उनको भी अपने कब्जे में लेने का प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। तो ये जो संकल्पना थी वो किससे समय थी, बक्सर के युद्ध के बाद, जहाँ पे शुजा-उद-दौला जैसे व्यक्ति की जब बात की जाए तो शुजा-उद-दौला क्या हुए थे, हार गए थे। ठीक है? तो शुजा-उद-दौला की जब बात की जाए तो शुजा-उद-दौला की जब आपकी हार हो गई थी, तो बक्सर के युद्ध के बाद क्या हो गया, यहाँ पे कह सकते हो कि लोगों ने क्या किया, बेसिक आप कह सकते हो कि जो अंग्रेजी सत्ता थी, वो लगभग-लगभग यहाँ पे स्थापित हो चुकी थी। लेकिन वही था कि प्रत्यक्ष शासन में इसका कोई रोल नहीं था। प्रत्यक्ष शासन के रोल की जब बात की जाए तो 1857 के बाद आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है? आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जब बात की जाए तो इनका नाम समेत होता है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं, खासा अभी आपने सुना भी होगा। अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम काफ़ी चर्चित होता है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। बेसिकली राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जब बात की जाए तो इनका संबंध क्या है? राजा महेंद्र प्रताप सिंह नाम से पता चल रहा है राजा थे, किसी एक कस्बे के। तो ये हमारे यहाँ पे एक राजा थे, ब्रिटिश परंपरा की जब बात की जाए, तो ब्रिटिश परंपरा में तो आप भी जानते हैं कि ब्रिटिश भारत के हिस्से में कई सारे लोकेशन में अलग-अलग छोटे-छोटे राजा थे। जब देश आज़ाद हुआ था तो आप जानते भी हैं कि 562 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिक्स किया था अपने भारत देश के संदर्भ में। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में बताया जाता है कि 1915 में खास करके अंग्रेजी सरकार के द्वारा इनके राज्य को छीन करके इनको यहाँ से निर्वासित कर दिया गया था। तो जब यहाँ से इनको निर्वासित कर दिया गया, तो ये चले गए अफ़गानिस्तान लोकेशन में, ठीक है? और इसी अफ़गानिस्तान लोकेशन की जब बात की जाए तो यहाँ अफ़गानिस्तान में इन्होंने क्या किया, अपनी एक तरीके से कह सकते हो यहाँ पे स्थानीय सरकार को व्यवस्थित किया, ठीक है? स्थानीय सरकार को स्थापित किया, बेसिक इसी कारण से इनका नाम काफ़ी चर्चा में रहता है। आज अगर इनकी बात की जाए तो इनके ही सम्मान में आपने सुना होगा, हमारे यूपी में अलीगढ़ में, कहाँ पे? अलीगढ़ में एक राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, ठीक है? तो एक राज्य विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो राज्य विश्वविद्यालय जो है, यह आपके इसी अलीगढ़ में आपको दिख मिलता है, जो खास करके राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से दिख मिलता है। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जब बात की जाए तो इनके नाम पे अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय भी है। 1915 में इनको निर्वासित किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के सापेक्ष में, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे, अफ़गानिस्तान जैसे लोकेशन में गए थे, वहाँ पे अपनी खुद की जो लोकल गवर्नमेंट होती है, वो स्थापित वगैरह करी थी। तो राजा
महेंद्र प्रताप सिंह का नाम ध्यान रखिएगा। इनके नाम से अभी राज्य यूनिवर्सिटी बनाई गई है, कहाँ पे? अलीगढ़ में। वैसे अलीगढ़ की जब बात की जाए तो अलीगढ़ में और कौन सा विश्वविद्यालय है? तो आप भी जानते हैं यहाँ पे एएमयू है, आजकल काफी चर्चा में है। ठीक है, नाम आता है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पहला महिला सैनिक विद्यालय की स्थापना की जा रही है? पहला महिला सैनिक स्कूल की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना करी जा रही है। खास अगर इनकी बात की जाए तो यह नाम देखने को मिलता है। हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में पहली बार ये देश का पहला महिला सैनिक विद्यालय और इसकी स्थापना करी जा रही है। और इसकी स्थापना की जब बात की जाए तो इसका नींव वगैरह जो हमारे वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा किया भी गया है। बेसिक आप जानते हैं कि रक्षा मंत्री की जब बात की जाए तो रक्षा मंत्री के द्वारा इस बात को अनाउंस किया गया कि देखो भाई, सेना में पुरुष तो जाता ही जाता है, लेकिन अब हमें जरूरत है कि सेना में कंधे से कंधा मिला करके बच्चियां भी साथ जाए। वर्तमान में आपने सुना होगा कि सेना की जब बात की जाए तो सेना में खास करके जैसे हम यूपी पुलिस की बात करें तो यूपी पुलिस जैसे संस्थानों में हमारे यहाँ पे क्या है, सरकार के माध्यम से 20% का जो रिजर्वेशन है वह आपका बच्चियों को दिया जाता है। बच्चियों के लिए सरकार अलग अलग पहलू पे काम कर रही है, जैसे हमारे यूपी में ही खास करके जो यूपी पुलिस में रहने वाली बच्चियां हैं या महिलाएं हैं उनको शक्ति दीदी नाम दिया जाता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी आपने सुना होगा एनडीआरएफ की महिला बटालियन। एनडीआरएफ की महिला बटालियन की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे तैनात की गई है? एनडीआरएफ की महिला बटालियन की जब बात की जाए तो यहाँ पे तैनात की गई है गढ़ मुक्तेश्वर में। ये बेसिकली गढ़ मुक्तेश्वर की जब बात की जाए तो इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? यह आपके हापुड़ में पड़ता है। तो हापुड़ गढ़ मुक्तेश्वर की जब बात की जाए तो एनडीआरएफ की महिला बटालियन तैनात की गई। बाकी अगर देखा जाए तो 3 रिजर्व पीएसी बटालियन भी हमारे यहाँ पे महिलाओं से समेत आपको देखने को मिल जाता है। ये 3 रिजर्व पीएसी बटालियन कहाँ-कहाँ पे हैं? बदायूं में, बदायूं के अलावा आपके लखनऊ में और लखनऊ के अलावा आपके गोरखपुर में। हालाँकि 2 और स्थापित करने की बात चली थी, अमरोहा और बागपत में, लेकिन अभी उसकी स्थापना नहीं हुई है। 3 हमारे यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी स्थापित हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो 3 पीएसी बटालियन के अलावा जब हम महिला पुलिस की बात करते हैं, तो अभी आपने नाम सुना होगा ब्लैक कैट के बारे में, ठीक है? बेसिक जैसे आपने ब्लैक कमांडो का नाम सुना है? ब्लैक कमांडो, तो ब्लैक कैट की जब बात की जाए जिसमें सेना के अर्ध टुकड़ी के जो जवान होते हैं, उनको चिन्हित दिया जाता है जो बड़े तेज तर्रार होते हैं। अब उसी तर्ज पर ब्लैक कैट को हमारे यहाँ पे क्या किया जा रहा है? आगरा में ट्रेनिंग दी जा रही है। मतलब आप कह सकते हो कि यूपी पुलिस की करीब-करीब 80 बालिकाओं का चयन किया गया है जो बिल्कुल तेज तर्रार है, हृष्ट-पुष्ट है। उनको चिन्हित करते हुए यहाँ पे जो ब्लैक कैट जैसी संकल्पना है उसको लेकर के आगरा में उनकी ट्रेनिंग वगैरह चलाई जा रही है। महिलाओं की जब बात की जाए तो महिलाओं के सापेक्ष में यह विद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया? तो यह आप भी जानते हैं, मथुरा वृंदावन। कहाँ पे? वृंदावन की जब बात की जाए तो वृंदावन में इसकी स्थापना करी गई है। वैसे यहीं पे ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी में अभी एक विद्यालय स्थापित किया गया था, एनसीसी अकादमी, और इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है? एनसीसी अकादमी की जब बात की जाए तो यह आपके स्थापित किया गया है गोरखपुर के अंतर्गत। तो गोरखपुर की जब बात की जाए तो एनसीसी अकादमी आपके गोरखपुर में स्थापित है। पहला महाविद्यालय जो है मतलब बच्चियों की जब बात की जाए तो बच्चियों से समित जो विद्यालय है वो आपके इसी मथुरा में, ठीक है। आजकल मथुरा काफी फेमस चल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रज रंग महोत्सव चल रहा है, ठीक है। तो ब्रजरंग महोत्सव की जब बात की जाए तो ब्रजरंग महोत्सव जो है वह आजकल यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई डंडा नृत्य आयोजित किया जाता है? पाई डंडा नृत्य की जब बात की जाए तो पाई डंडा नृत्य आपका आयोजित किया जाता है। खास अगर इसकी बात की जाए तो यूपी के किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में, रुहेलखंड में या फिर आपके दोआब क्षेत्र में? पाई डंडा नृत्य, काली बिल्ली, हाँ काली बिल्ली। हालांकि उन्हें काली बिल्ली तो ना कहेंगे, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल में है वो बिल्कुल दिखने में तो काली बिल्ली होती है, क्योंकि पूरी तरीके से उनका लिबास काला ही होता है। लेकिन उनके काम करने का जो एक पैटर्न होता है ना, तो जैसे बिल्ली चूहे के ऊपर अपनी नज़र रखती है, एक बार शिकार दिख जाए केवल, वो जा नहीं सकता। तो वही सीन उनका होता है, ऐसा झपट्टा मारती है कि फिर दुश्मन की चीथड़ी उड़ा देती है। तो खैर, चित्र में पाई जाने वाली जो पाई डंडा नृत्य होती है, अगर उसकी बात की जाए तो वह सम्मिलित होता है यूपी के संदर्भ में। पाई डंडा नृत्य, देखिए नृत्यों की जब बात की जाए तो हमारे यहाँ पे अलग अलग ओकेजन में विभिन्न प्रकार के नृत्य आयोजित होते हैं। हमने पास कई बार बताया है। बेसिकली आप कह सकते हो कि जैसे आ, कोई शादी का त्यौहार है, कोई पुत्र जन्म का उत्सव है, या कोई मांगलिक अवसर ऐसा कुछ है, ठीक है। तो उस दशा में क्या होता है, ऐसे नृत्य आपके आयोजित किए जाते हैं।
पाईदंडा नृत्य की जब बात की जाए तो ये बेसिकली स्वरूप ध्यान रखिएगा, जैसे आपके गुजरात का डांडिया है, ठीक है। तो गुजरात के डांडिया स्वरूप में क्या होता है, इसका आयोजन किया जाता है। इसमें होता क्या है, तो आप कह सकते हो युवक और युवतियों की जब बात की जाए तो ये लोग क्या करते हैं, हाथ में डांडिया लेकर के, ठीक है, हाथ में डांडिया लेकर के इस नृत्य का आयोजन करते हैं, ठीक है। मूलतः अगर देखा जाए तो इस नृत्य से ही समित हमारे यहाँ पे एक और नृत्य आपको दिख मिलता है, खास आपने सुना होगा, जिसे हम नाम देते हैं रासक दंड नृत्य। रासक दंड नृत्य, ये जो रासक दंड नृत्य है इसका संबंध कहाँ से है, तो जब आप आते हैं ब्रजमंडल क्षेत्र में, और इसी ब्रजमंडल की जब बात की जाए तो ब्रजमंडल में जब आपका रासलीला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो रासलीला का जब समय होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, ये रासक दंड नृत्य आपका आयोजित किया जाता है। तो रासक दंड नृत्य की जब बात की जाए तो ब्रजमंडल क्षेत्र में रासलीला के समय पे आपका आयोजित किया जाता है। लेकिन पाई दंडा की जब बात की जाए तो पाई दंडा ये भी आपके उसे डांडिया के ही स्वरूप में होता है। और इसकी जब बात की जाए तो आज के संदर्भ में जब हम बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में इसका आयोजन किया जाता है। इसी बुंदेलखंड की जब बात की जाए तो इसी बुंदेलखंड में आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, खास करके धुरिया नृत्य के बारे में। धुरिया नृत्य की जब बात की जाए तो धुरिया नृत्य का संबंध होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने राहुला नृत्य के बारे में सुना होगा, जो पुत्र जन्म से समित हो जाता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने मयूर नृत्य के बारे में सुना होगा, बेसिक जो मोर पंख पहन करके लोग क्या करते हैं, नृत्य वगैरह करते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपको राई नृत्य के बारे में भी सुनने को मिलता है। राई नृत्य की जब बात की जाए तो राई नृत्य जो समित होता है वो हमारे यहाँ पे समित होता है। बेसिक यहाँ पे महिलाएं क्या करती हैं, महिलाएं मोर पंख से बनी हुई कपड़े को पहन करके मोरों की भांति फुदक फुदक के नृत्य वगैरह करती हैं, ठीक है। तो ये नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा किसके बारे में, जब हम बुंदेलखंड की बात करें। इवन यहीं पे अगर देखा जाए तो आपने लठमार दीवारी नृत्य का नाम भी सुना होगा, ठीक है। लठमार दीवारी नृत्य, हालांकि लठमार दीवारी नृत्य की जब बात की जाए तो ये एक्चुअल में आयोजित होता है चित्रकूट में, लेकिन लोकेशन की जब बात की जाए तो बुंदेलखंड रीजन में खास करके इसका आयोजन किया जाता है, जहाँ पे मोर पंखों से बने हुए जो बाजे होते हैं उन सब का इस्तेमाल करते हुए, और इसी मोर पंखों से बने हुए जो लठैत होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं, ठीक है। तो बुंदेलखंड की जब बात की जाए तो बुंदेलखंड में पाई डंडा लोक नृत्य। बाकी बुंदेलखंड की जब बात की जाए तो यहाँ पे आल्हा आपका गाया जाता है। हरदौल की जब बात की जाए तो हरदौल आपका यहाँ पे गाया जाता है, ठीक है। आल्हा और हरदौल की जब बात की जाए तो यह इवन अगर यहीं पे बात की जाए तो लंगुरिया का नाम आपने सुना होगा। लंगुरिया, हालांकि रंगोलिया की जब बात की जाए तो ये जो ब्रजमंडल का आसपास के क्षेत्र है वहाँ पे गाया जाता है। खास ही खास अगर देखा जाए तो रास गीत के अलावा होली गीत, और होली गीत के अलावा अगर देखा जाए तो फाग गीत, ये कुछ आपके क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के लोकगीत यहाँ बुंदेलखंड रीजन में आपके गाए जाते हैं, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि एक जिला है जहाँ पे बटेश्वर नाथ का मंदिर है, ठीक है। बटेश्वर नाथ का मंदिर आपको देखने को मिलता है। खास अगर इस लोकेशन की जब बात की जाए तो यह लोकेशन कहाँ से समित है। नामों की जब बात की जाए तो संभल, बनारस, लखनऊ या फिर आपके आगरा में कौन सा जिला है जहाँ पे बटेश्वर नाथ का मंदिर आपको देखने को मिलता है। किस जिले में बटेश्वर नाथ का स्विमिंग पूल मतलब बटेश्वर नाथ का मंदिर स्थित है। संभल, बनारस, लखनऊ या फिर आपके आगरा में। नामों की जब बात की जाए तो यह नाम समित होता है। आज यूपी में आपने सुना होगा ये जो बटेश्वर नाथ का मंदिर है, बेसिकली अगर देखा जाए तो नाम से पता चल रहा है ये महात्मा क्या बोलते हैं, महादेव का मंदिर है। मतलब भगवान शंकर की जब बात की जाए तो ये भगवान शंकर से समित आपका क्या हो जाता है, मंदिर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। महादेव की जब बात की जाए तो महादेव समेत क्या हो जाता है, ये आपका मंदिर आपको देखने को मिल जाता है। खासा इस बटेश्वर की जब बात की जाए तो बटेश्वर नाम विशेषता ध्यान रखिएगा। ये बटेश्वर लोकेशन जो है यहाँ पे मंदिरों का एक मंदिर नहीं है, बेसिकली कई सारे मंदिरों का समूह है, ठीक है। तो मंदिरों के समूह की जब बात की जाए तो मंदिरों का समूह यहाँ पे आपको देख मिलता है। करीब करीब अगर देखा जाए तो छोटे बड़े लगभग लगभग 100 मंदिरों का समूह क्या है यहाँ पे अवस्थित है। ये जो बटेश्वर नाम का लोकेशन है, आज अगर इसकी बात की जाए तो इसकी अवस्थिति होती है आगरा में। और इसी आगरा में आपने नाम सुना होगा, एक मेला भी इसी नाम से आयोजित किया जाता है, बटेश्वर का मेला।
और इस बटेश्वर के मेले की जब बात की जाए तो ये जो बटेश्वर का मेला होता है, ये बेसिकली हमारे यहाँ पे पशुओं का मेला कहा जाता है। पशुओं के मेले की जब बात की जाए तो पशुओं का मेला जो होता है, आप भी जानते हैं। खास करके इसको अन्य नाम से अगर देखा जाए तो इसे ऊँटों का मेला भी नाम देते हैं। ऊँटों का मेला नाम ध्यान रखिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो इसी आगरा में आपने नाम सुना होगा राम बारात। राम बारात के अलावा अगर देखा जाए तो इसी आगरा में खास करके कैलाश मेला, कैलाश मेला। कैलाश मेला के अलावा अगर देखा जाए तो इसी आगरा के अंतर्गत ही ताज महोत्सव, ये कुछ नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन सारे नामों की जब बात की जाए तो ये आपके आगरा रीजन में क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। अभी एक मेला आपने बहुत सुना होगा, सोशल मीडिया पे काफी चर्चा में है, सोनपुर का मेला। एक्चुअली सोनपुर के मेले की जब बात की जाए तो ये भी क्या है, ये बिहार में आयोजित होता है और बिहार में आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा पशुओं का मेला माना जाता है। इस पशुओं के मेले की जब बात की जाए तो अभी आपने नाम सुना होगा, एक भैंसा है जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए है। मतलब आप समझ पा रहे हैं, 25 करोड़ का एक भैंसा काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, मतलब दुनिया 1-2 लाख की सोचती है, 25 करोड़ रुपए का भैंसा है जो चर्चा का विषय है। हमारे यहाँ पे पशुओं के मेले की जब बात की जाए तो बटेश्वर मेला देखने मिलता है और इसी तरीके से दरदर ऋषि के नाम से ददरी का मेला आपका आयोजित किया जाता है। कहाँ पे यह आयोजित किया जाता है, बलिया में। तो बलिया की जब बात की जाए तो बलिया में ये भी आपका पशुओं से समित मेला होता है, बहुत बड़ा मेला आपके पूर्वांचल के सेक्टर में। खास करके इसी तरीके से नौचंदी मेला, ठीक है, नौचंदी का मेला ये कहाँ से समित है, यह आपके मेरठ में होता है। और इसकी जब बात की जाए तो ये खास करके यहाँ पे भी पशुओं का बड़े लेवल पे क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। तो पशुओं का मेला ये प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगरा में एक मेला और ध्यान रखिएगा, खास करके आपने नाम सुना होगा सुलह कुल महोत्सव। सुलह कुल महोत्सव, सुलह कुल महोत्सव की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या है, सुलह कुल महोत्सव की जब बात की जाए तो इसके बारे में आपने सुना भी होगा। मिला जुला के अगर देखा जाए तो अकबर के द्वारा यही योजना चालू की गई थी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा। नाम आता है लखनऊ जिले में एक जिला एक उत्पाद योजना की जब बात की जाए तो उसमें चिन्हित जो आपका उत्पाद है वह कौन सा है। लखनऊ जिले में एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद योजना की जब बात की जाए तो यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। खास अगर इसकी बात की जाए तो जरी जरदोजी, सॉफ्ट टॉयज, चिकनकारी या फिर छपाई कार्य। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कौन सा विषय आपका चिन्हित किया गया है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम एक जिला एक उत्पाद योजना की बात की तो इसकी शुरुआत क्या की गई। सबसे बड़ी योजना होती है, यूपी सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट थी। इसकी शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 2018 को और आज इसने एक बड़ा मुकाम हासिल भी किया है, नो डाउट। अगर हम एमएसएमई लेवल की बात करें तो बहुत सारे लोगों को रोजगार डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिया है। मतलब इसका एक जीता जागता उदाहरण हम बता रहे हैं, हमारे यहाँ पे काला नमक चावल चिन्हित किया गया सिद्धार्थनगर से। पहले इस चावल को कोई लगाता नहीं था और लोकल मार्केट की अगर बात की जाए तो वहाँ पे उसकी कीमत थी 25 रुपये 30 रुपये, वो भी बहुत ज़्यादा खोजबीन करने के बाद किसी के यहाँ अगर मिलता था तो। ठीक है, लेकिन आज इसकी प्रसिद्धि इतने लेवल पे हो गई है कि लोकल में ही जो किसान है वह उसको क्या करता है, 80 से 100 रुपये बेचता है और मार्केट में जब जाता है तो ये तो 150 से 200 रुपये किलो तक बिकता है। ठीक है, तो मतलब आप समझिएगा कि एक छोटी सी चीज़ इतने लेवल की प्रसिद्धि हो गई है जिसका दाम जो है वो लगभग लगभग कह सकते हो कि आपका 10 गुना तक बढ़ चुका है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, प्रमोशन मिला तो जाहिर सी बात है किसानों ने उसको लगाना भी चालू किया। बहरहाल 24 जनवरी 2018 को शुरू किया गया। इसके बारे में आप भी जानते हैं, इसकी ब्रांड एम्बेसडर जो है उनका नाम क्या है। तो ब्रांड एम्बेसडर की जब बात की जाए तो ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कंगना रनौत है। कंगना रनौत की जब बात की जाए तो ये इसकी ब्रांड एम्बेसडर हो जाती हैं। और बाकी अगर इस योजना की बात की जाए तो इसके अंदर क्या किया गया, यूपी के जो आपके 75 जिले थे उस 75 जिले के 75 यूनिक उत्पादों को चिन्हित किया गया और उन्हें बड़े लेवल पे क्या किया गया, मतलब कह सकते हो कि प्रमोट किया गया। मतलब प्रमोट करने का क्या मतलब था कि उनकी ब्रांडिंग की गई। ब्रांडिंग के अलावा अगर देखा जाए तो उनकी पैकिंग की गई और पैकिंग के अलावा अगर देखा जाए तो मुख्यतः उनका क्या किया गया, प्रदर्शनी अर्थात आप कह सकते हो उनका प्रचार किया गया। अभी आपने देखा होगा कोई भी कहीं पे मेला वगैरह अगर आयोजित होता है तो उसमें ऐसे समेत आपके उत्पाद आपको देख मिलते हैं। इवन अब तो सरकार ने एक और योजना साथ में ऐड कर दी है कि जितने भी भारत के रेलवे स्टेशन हैं उन रेलवे स्टेशन पे क्या होगा, एक जिला एक उत्पाद योजना का जितना आपका उत्पाद होगा वो आपका रखा जाएगा। तो बहरहाल
जरी जरदोजी की जब बात की जाए तो ये भी आपके लखनऊ से ही समित हो जाता है। लेकिन लखनऊ के अलावा अगर देखा जाए तो कासगंज का नाम आपने सुना होगा, कासगंज से इसका संबंध है। बदायूं की जब बात की जाए तो बदायूं से जरी जरदोजी है। सॉफ्ट टॉयज की जब बात की जाए तो सॉफ्ट टॉयज का नाम आपने सुना होगा, ये मुख्यतः आपके झांसी से समित है। छपाई कार्य की जब बात की जाए तो छपाई कार्य आपका जो है ये आपके फर्रुखाबाद से समित हो जाता है। और फर्रुखाबाद के अलावा अगर हम चिकनकारी की बात करें तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है चिकनकारी लखनऊ। तो लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ चिकनकारी जाना जाता है। मैनपुरी की जब बात की जाए तो मैनपुरी किसके लिए जानी जाती है, यहाँ पे तारकसी कला। तारकसी कला की जब बात की जाए तो तारकसी कला जो है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और रामपुर की जब बात की जाए तो रामपुर किसके लिए समित हो जाता है, रामपुर की जब बात की जाए तो रामपुर की धरती, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको पंचवर्क देखने को मिलता है। तो पंचवर्क की जब बात की जाए तो पंचवर्क के लिए आपका रामपुर काफी फेमस हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा जैसे इटावा। इटावा की जब बात की जाए तो ये किसके लिए समित है, या आपके वस्त्र उत्पाद के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो वस्त्र उत्पाद की जब बात की जाए तो वस्त्र उत्पाद के लिए आपका इटावा जाना जाता है, ठीक है। हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में चिकनकारी जो है वो लखनऊ से है। इवन चिकनकारी के अलावा अगर देखा जाए तो इसी लखनऊ से ही आपका ये जो जरी जरदोजी है इसको भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो जरी जरदोजी की जब बात की जाए तो जरी जरदोजी विशेषतः ध्यान रखिएगा लखनऊ से आपका शामिल है। काफी फेमस होता है आपका बलिया। बलिया की जब बात की जाए तो बलिया से क्या समित है, बलिया से आपका सुहागी बिंदु खास करके बिंदी, ठीक है। तो बिंदी की जब बात की जाए तो बिंदी क्या किया गया, यहाँ पे आपका शामिल किया गया है। और इस योजना के आने के कारण हम कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे लोकल स्तर के उत्पाद थे लगभग समाप्त हो चुके थे। आप भी जानते हैं कि पुराने समय में अलीगढ़ को ताला नगरी कहा जाता था, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी, मुरादाबाद को पीतल नगरी, ठीक है, मेरठ को खेल नगरी। लेकिन नगरी मिलने के पीछे इसका मतलब था कि यहाँ पे ये उत्पाद बड़े लेवल पे किए जाते थे। आज जब से रेडीमेड चीजें हो गई, मार्केट में अलग अलग उत्पाद हो गए, तब से इनका थोड़ा सा स्टेटस डाउन होने लगा था। लेकिन जब से यह एक जिला एक उत्पाद योजना आई है तब से इसको और ज्यादा बूस्टअप मिला है। और बूस्टअप में आपने देखा होगा कि स्वयं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं जब भी कहीं आते जाते हैं तो उस दशा में क्या करते हैं, इनमें से समित कोई ऐसा उत्पाद चिन्हित कर लेते हैं और उसको देते हैं उस मेहमान को। तो उससे भी एक प्रचार प्रसार बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। खासा यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक नाम आता है कि बताइएगा उत्तर प्रदेश में भारत कला जो भवन है वह कब बेसिकली स्थापित हुआ। भारत कला भवन की जब बात की जाए तो भारत कला भवन जो है वह आपको देखने को मिलता है 1988 में, 1962 में, 1920 में, या फिर आपके 1986। हाँ, जापान के तर्ज पर इसको उकेरा गया था क्योंकि जापान एक ऐसा देश था जिस पे द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो आप भी जानते हैं परमाणु बम का अटैक अमेरिका के द्वारा किया गया और जापान पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। अब जब जाहिर सी बात है जापान तहस नहस हो गया तो उसके बाद अ, उसने अपने आप को एक बार फिर से खोजने की कोशिश की और उसी तर्ज पर हमने इसको चिन्हित किया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो भारत कला भवन है अगर इसकी बात की जाए तो ये किससे समित हो जाता है। भारत कला भवन के बारे में हमने आपको कई बार बताया कि भारत कला भवन एक ऐसा मतलब कह सकते हो कि म्यूजियम है, एक ऐसा संग्रहालय है जिसके अंदर बताया जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी संग्रहालय की बात आती है। अगर हम इसकी बात की तो कला के संदर्भ में यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो चित्रकारी है उस चित्रकारी के समेत विभिन्न प्रकार के लगभग लगभग 1 लाख से ज्यादा पेंटिंग्स वगैरह आपकी रखी गई हैं। अलग अलग विषयों की जब बात की जाए तो उसके ऊपर आधारित जो विभिन्न प्रकार की पांडुलिपि वगैरह है उनको भी क्या किया गया है, इसमें आपके संरक्षित किए गई हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के जो आपके मड़े मूर्ति होती है, मतलब मिट्टी की जो मूर्ति होती है उसको भी क्या किया गया, यहाँ पे आपका रखा गया। तो मतलब आप कह सकते हो कला के सापेक्ष में जो कला से समेत विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी होती है उन सारी चीजों को यहाँ पे क्या किया गया, संरक्षित किया गया है। आज के संबंध में अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना 1920 में करी गई है, ठीक है। तो 1920 में इसकी स्थापना करी गई है। इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, हिंदुस्तानी एकेडमी, क्या बोलते हैं, हिंदुस्तानी एकेडमी। ये हिंदुस्तानी एकेडमी की संकल्पना कहाँ से है, हिंदुस्तानी एकेडमी की जब बात की जाए तो यह आपको मिलता है प्रयागराज में, ठीक है। और इसी प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज के अंतर्गत आपने नाम सुना होगा राजकीय अभिलेखागार, ठीक है। तो राजकीय अभिलेखागार की जब बात की जाए तो राजकीय अभिलेखागार जो है वह आपको यहाँ पे देख मिलता है, कहाँ पे, इसी प्रयागराज में। हालांकि अब तो इसको परिवर्तित करते हुए लखनऊ कर दिया गया है। राजकीय अभिलेखागार का मतलब क्या है कि जो सरकारी कागजात वगैरह होते हैं उनको संरक्षित करके हुए रखा जाता है। तो भारत कला भवन जो है 1920 में आपका स्थापित किया गया है। कहाँ पे इसकी स्थापना की गई है तो ये भी ध्यान रखिएगा,
वाराणसी की जब बात की जाए तो बनारस में इसकी स्थापना करी गई है। बनारस में ऐसे 2-3 नाम हैं, भारत कला भवन जहाँ पे ये आपको दिख मिलता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी आपने नाम सुना होगा सर्ववेद मंदिर, अपने आप में काफ़ी चर्चा में है। ख़ास करके सर्ववेद मंदिर की जब बात की जाए तो ये क्या है? ये एक योग सेंटर है। ये कोई मंदिर नहीं है बल्कि यहाँ पे एक योग सेंटर है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने भारत माता मंदिर नाम सुना होगा। भारत माता मंदिर की जब बात की जाए तो ये मंदिर भी अपने आप में अनोखा है, क्योंकि इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। बेसिकली भारत का जो अखंड भारत का मैप है वो यहाँ पे संरचित किया गया है। और अभी आपने सुना होगा किसके बारे में? शंकरा आई हॉस्पिटल। शंकरा आई अस्पताल की जब बात की जाए तो यह आपका यहाँ पे चिन्हित किया गया है, जिसके अंदर आप भी जानते हैं कि एक साल में खास करके 30,000 लोगों का ऑपरेशन निःशुल्क किया जाएगा। आर झुनझुनवाला ग्रुप के माध्यम से इसकी स्थापना की गई है। कुल 14 ऐसे उनके भारत में क्या है, अस्पताल देख मिलते हैं। तो भारत कला भवन ये जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी बनारस का एयरपोर्ट कौन सा है तो आप भी जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की जब बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वह यहाँ से आपके समेत हो जाता है। वक्त खान की जब बात की जाए तो वक्त खान कहाँ के समेत निवासी थे? बख्त खान। बख्त खान की जब बात की जाए तो बख्त खान का संबंध जो है वह हमारे यूपी में देखने को मिलता है। रुद्रराज कन्वेंशन सेंटर, सिगरा सेंटर, कई सारे नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। बख्त खान की जब बात की जाए तो बख्त खान कहाँ से समेत आपको देखने को मिलते हैं? बख्त खान। बख्त खान की जब बात की जाए तो ये बेसिकली आपने सुना भी होगा कि हमारे यहाँ पे ये जो बख्त खान थे, अगर इनकी बात की जाए तो ये नाम जाना जाता है एक भारतीय सिपाही के रूप में। और इस भारतीय सिपाही की जब बात की जाए तो ये भारतीय सिपाही के रूप में अगर इनके नामों की बात की जाए तो इनका संबंध जो होता है वो आप भी जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति की जब बात की जाए तो उस क्रांति के सिपाही थे। ठीक है, 1857 की क्रांति के जो सिपाहियों में अलग अलग नाम आता है, जैसे नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, तो उसी तरीके से इनका भी नाम आपका जुड़ता है। खासा अगर इनकी बात की जाए तो 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अभी आपने सुना होगा कि राज्य सरकार के द्वारा उन्नाव की जब बात की जाए तो उन्नाव जिले में इनकी क्या की गई है, एक मूर्ति स्थापित की गई है। ठीक है, उन्नाव जिले में एक आपका मूर्ति स्थापित किया गया है। और मूर्ति स्थापित होने के अलावा अगर देखा जाए तो गोंडा जिले का जो मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, गोंडा जिले का जो एक मेडिकल कॉलेज है, इस मेडिकल कॉलेज का नाम भी इन्हीं के नाम से स्थापित किया गया है। तो गोंडा जिले का मेडिकल कॉलेज इन्हीं के नाम पे स्थापित किया गया है। और खासा अगर देखा जाए तो जो एक उन्नाव जिला है, इस उन्नाव जिले की जब बात की जाए तो उन्नाव जिले में इनकी एक मूर्ति भी क्या की गई है, स्थापित करी गई है। ठीक है, मूर्ति की जब बात की जाए तो ये मूर्ति भी क्या की गई है, इनकी आपके स्थापित करी गई है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो इनका जो एक नाम आपको दिख मिलता है वह कहाँ से समित होता है, तो आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, बिजनौर से। ठीक है, तो बिजनौर की जब बात की जाए तो बिजनौर नाम का जो एक लोकेशन है वहाँ से इनका संबंध आपको देखने को मिल जाता है। बिजनौर की जब बात की जाए तो बिजनौर वही जो आपका बरेली मुरादाबाद लोकेशन के साथ पड़ता है। तो बिजनौर की जब बात की जाए तो बिजनौर जो आपके रोहिलखंड हिस्से में आता है, इसी रोहिलखंड की जब बात की जाए तो रोहिलखंड हिस्से से समेत आपका जो बिजनौर है वहाँ से समेत इनका नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, खास करके अगर इनकी बात की जाए तो बख्त खान। ठीक है, बख्त खान की जब बात की जाए तो बख्त खान मुख्य रूप से नाम ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति के रूप में यह नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अब तो ये बिजनौर जिला हो गया, लेकिन शुरुआती दिनों में इसकी अगर हम अवस्थिति की बात करें तो ये मूलतः आप कह सकते हो कि जो बरेली जिला है उस बरेली जिले से समित है। ठीक है, तो अब बिजनौर जिला है लेकिन बरेली की जब बात की जाए तो बरेली जो रोहिलखंड का हिस्सा है वहाँ से इनका संबंध आपको दिख सकता है।
क्योंकि यहाँ ऑप्शन में कोई ऐसा सही नहीं है, तो इस ऑप्शन को थोड़ा-सा इग्नोर करिएगा। ठीक है। उन्नाव में अभी इनकी एक मूर्ति स्थापित की गई थी और गोंडा जिले की जब बात की जाए तो गोंडा जिले में इनके नाम से एक मेडिकल कॉलेज आपका स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। नामों की जब बात की जाए तो एक नाम समित होता है किसको लेकर के? कहा जा रहा है कि प्रदेश के अंतर्गत निम्नलिखित में से इत्र पार्क स्थापित किया गया है। अब ये जो इत्र पार्क है वो बेसिक कहाँ पे स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में, खास करके अगर इनकी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इत्र पार्क स्थापित किया गया है। आज सरकार का एक लक्ष्य है और सरकार का लक्ष्य ये है कि हमें अलग-अलग रेंज में अलग-अलग केंद्र बिंदु को सेंटर में रखते हुए क्या करना है, विभिन्न प्रकार के ऐसे डेस्टिनी को चिन्हित करना है और वहाँ की जो यूनिक उत्पाद हैं उनको क्या करना है, वहाँ पे संरक्षित करना है। और इसी क्रम में अगर देखा जाए तो इत्र पार्क आपका स्थापित किया जा रहा है। जैसे अभी आपने सुना होगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया गया है। टेक्सटाइल पार्क, ये टेक्सटाइल पार्क की जब बात की जाए तो टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे? हरदोई में स्थापित किया गया है, पीएम मित्रा के अंतर्गत। जैसे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? फार्मा पार्क। ये फार्मा पार्क की जब बात की जाए तो फार्मा पार्क कहाँ पे? यह ललितपुर में। अभी आपने सुना होगा जैसे मेडिकल डिवाइस पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो आपका स्थापित किया गया ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। ग्रेटर नोएडा की जब बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क का स्थापित किया गया। तो ऐसे अगर देखा जाए तो ऐसे कई सारे हमारे यहाँ पे क्या है, पार्क स्थापित किए गए हैं, जो बेसिकली आप कह सकते हो कि उस लोकेशन से समित होते हैं, जहाँ पे कोई विशेष गुणवत्ता वाला उत्पाद आपका पाया जाता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इत्र पार्क जो आपका स्थापित किया गया, वो कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आप भी जानते हैं कन्नौज। कन्नौज की जब बात की जाए तो कन्नौज को हम एक नाम देते हैं इत्र नगरी। तो इसी नाते इस इत्र नगरी की जब बात की जाए तो इसी इत्र नगरी में, खास कन्नौज में एक इत्र पार्क आपका स्थापित किया गया है। बाकी अगर देखा जाए तो इत्र के बारे में आपने सुना होगा, इत्र की जो खोज करी गई थी वह किसके द्वारा किया गया था? तो नूरजहाँ की मम्मी थी जिनका नाम था अस्मत बेगम। ठीक है। अस्मत बेगम की जब बात की जाए तो अस्मत बेगम का नाम ध्यान रखिएगा, जिन्होंने क्या किया था, कह सकते हो कि इत्र की खोज करी थी। ठीक है। इत्र की खोज करने की जब बात की जाए तो नूरजहाँ की माता, नूरजहाँ की जो माता है उनके द्वारा इसकी खोज वगैरह करी गई थी अस्मत बेगम के माध्यम से। ठीक है। नामों की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के किस एक जिले में बिठूर महोत्सव का आयोजन किया जाता है? क्या है? बिठूर महोत्सव की जब बात की जाए तो बिठूर महोत्सव बड़े लेवल पे आपका आयोजित किया जाता है। खास अगर इसकी बात की जाए तो ये लखनऊ, इटावा, सिद्धार्थनगर या फिर आपके कानपुर में। उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में यह नाम आपको दिख मिलता है, बिठूर महोत्सव। इत्र और परफ्यूम में डिफरेंस क्या है? भैया इतना तो हमें भी ना पता है बेसिक, क्योंकि सही पूछा जाए तो हम उसका इस्तेमाल ही ना करते हैं। मतलब ये जनरली हम कह रहे हैं कि मतलब हम उसका इस्तेमाल ना करते हैं। कहीं किसी का देख लिया तो छिड़क लिया, छिकिर-छिकिर वो अलग बात है। लेकिन हाँ, अगर हम थोड़ा-सा इस पे कमेंट करें, तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो बेसिकली इत्र बनाया जाता है, वो ओरिजिनल उत्पाद जो होते हैं, मतलब आप कह सकते हो कि जैसे फूल वगैरह जो होती है या विभिन्न प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उनको एक तरीके से भाप दिया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है लिक्विड में। तो जो भाप बनता है ना, उस भाप को फिर ठंडा करके एकत्रित किया जाता है। तो उसकी मात्रा बड़ी थोड़ी होती है। उसी एरोमा को इत्र नाम देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा लोग कानों वगैरह, कुर्ते वगैरह पे लगाते हैं और बहुत तेज़ खुशबू होती है। बेसिकली आप कह सकते हो 3-3, 4-4 दिन, महीने-महीने दिन पड़ा रहता है। तो ये क्वालिटी होती है इत्र की। लेकिन ये अगर हम परफ्यूम को अपने हिसाब से एनालिसिस करें, तो हमें लगता है कि ये जो रासायनिक कुछ तत्व होते हैं, उनको एक मिक्सचर बना करके, ख़ास करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिसको आपने देखा होगा इत्र के सापेक्ष में जो सेंट या परफ्यूम जिसे नाम दिया जा सकता है। ठीक है? तो हमें यही अंतर लगता है। बाकी तो विशेषता क्या है उसके बारे में हमें नहीं जानकारी, क्योंकि हमने इस पे कभी सर्च भी ना किया। हाँ, इत्र वाला ये हमें पता है कि इत्र को जो बनाया जाता है प्रॉपर, आपने देखा होगा इतनी बड़ी-बड़ी हांडियाँ होती हैं और उसमें रख करके उसको प्रॉपर तरीके से आग लगाई जाती है और फिर क्या होता है, जो उसकी भाप निकलती है, जैसे आपने पिपरमिंट का तेल देखा ना, पिपरमिंट का तेल जैसे निकाला जाता है, सेम उसी पैटर्न पे इसका भी निकाला जाता है।
तो वही जो भाप होती है उसे ठंडा किया जाता है और उसे एकत्रित किया जाता है, तो वो इत्र होता है। ठीक है, खैर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से हाँ हाँ पसंद है बट फ्री का हो, नहीं ऐसी बात नहीं है, उसकी खुशबू पता नहीं क्या है, हमें बहुत आकर्षित ना करती है, सही पूछा जाएगा जो। और थोड़ा सा हमारा मतलब ये ब्यूटी प्रोडक्ट को लेकर के हमें मतलब एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो हम बहुत उसके फेवर में ना रहते हैं। हमें ये लगता है जो नेचर ने आपको दिया है वही दिया है। ठीक है, उसमें आप कितनी भी कोशिश कर लें आप कुछ नहीं कर सकते, परिवर्तन कुछ ना हो सकता। तो इस नाते हमारा उसके प्रति कोई विशेष लगाव नहीं। खैर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसका नाम आता है, उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बिठूर महोत्सव। आज बिठूर महोत्सव की जब बात की जाए तो बिठूर महोत्सव का जो संबंध है, जैसे आपने लखनऊ का नाम सुना होगा, लखनऊ महोत्सव। ठीक है, लखनऊ महोत्सव आपके लखनऊ में। अच्छा, इटावा में इसी तरीके से पूर्व में आयोजित किया जाता था सैफई महोत्सव, अभी कुछ दिन के लिए बंद है, सरकार आ जाएगी फिर से क्या हो जाएगा, इसका शुरुआत हो जाएगा। सिद्धार्थनगर की जब बात की जाए तो सिद्धार्थनगर में एक तो काला नमक चावल महोत्सव है, और इसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पे क्या होता है, बुद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि यहाँ पे भगवान बुद्ध का क्या था, जन्म वगैरह हुआ था। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हो कानपुर, कानपुर की जब बात की जाए तो कानपुर में आपने नाम सुना होगा बिठूर नाम का लोकेशन। बिठूर की जब बात की जाए तो इसी बिठूर में खास हम जब नाम लेते हैं किसको लेकर के, महर्षि वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि की जब बात की जाए तो महर्षि वाल्मीकि जो आश्रम है, इसी महर्षि वाल्मीकि आश्रम के सापेक्ष क्या है, यह आपका बिठूर महोत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो बिठूर महोत्सव महर्षि वाल्मीकि आश्रम के साथ क्या होता है, यह आपको नाम देखने को मिल जाता है। बाकी इसी बिठौर की जब बात की जाए तो आपने मक्कनपुर का मेला भी सुना होगा। मक्कनपुर का मेला ये कहाँ से समित है, ये भी आपके इसी कानपुर में देखने को मिल जाता है। बिठूर से 5-10 किलोमीटर की दूरी पर है मक्कनपुर का मेला, तो ये भी आपके इसी कानपुर में सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, आधारित करते हुए देखा जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्यास गद्दी तीर्थ स्थित है। ब्यास गद्दी तीर्थ की जब बात की जाए तो वह आपको देखने को मिल जाता है। ब्यास गद्दी तीर्थ, ये तो देखो भाई सीधी सी बात है कि जहाँ पे कोई चीज़ होगी ना तो उसकी खासियत मिलेगी। लोग कहते नहीं कि आप कोयले की खदान में आप जाएंगे तो काली खाप को लगेगी ही लगेगी। तो जिस तरीके से कहीं पे आपने देखा होगा कि गन्ना मिल वगैरह होती है, एक अजीब प्रकार की खुशबू वहाँ पे आती है, तो जहाँ पे इत्र बनाई जा रही है उसकी खुशबू तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, चाहे वो इत्र के दुकान हो या फिर इत्र की समेत नालियाँ हो। ठीक है, खैर यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका नाम समेत हो जाता है किसके रूप में, यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में खास जब हम नाम लेते हैं कि ब्यास गद्दी तीर्थ। ब्यास गद्दी तीर्थ की जब बात की जाए तो ये नाम आपको देखने को मिलता है, ब्यास गद्दी तीर्थ। ब्यास गद्दी तीर्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, एक्चुअली आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे जो महाभारत के लेखक हैं खास वेद व्यास, तो मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि वेद व्यास बैठ करके यहीं पर क्या किए थे, जो महाभारत है उसको लिखे थे। तो इसी नाते इसकी जब बात की जाए तो ये लोकेशन आपको मिलता है जिसको नाम दिया जाता है सीतापुर में नैमी सारण्य। नैमी सारण्य की जब बात की जाए तो नैमी सारण्य नाम का जो लोकेशन है वह इसके रूप में जाना जाता है। खासा यहीं पे आपने नाम सुना होगा चक्र तीर्थ आपको देख मिलता है। बाकी अगर देखा जाए तो इसी लोकेशन को 80,000 ऋषियों की तपोभूमि भी नाम दिया जाता है। और 80,000 ऋषियों की तपोभूमि के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा एक वैदिक शोध संस्थान, वैदिक शोध संस्थान स्थापित करने की बात की गई है, क्योंकि आप भी जानते हैं वेद पुराण परंपराओं की जब बात की जाए तो उनके कई सारे साक्ष्य यहाँ से आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसी सीतापुर की जब बात की जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, मिश्रिक के बारे में। आज मिश्रिक की जब बात की जाए तो मिश्रिक किस लिए फेमस है, तो मिश्रिक की जब बात की जाए तो ये जाना जाता है, यहाँ पे एक्चुअली महर्षि दधीची का नाम आता है। महर्षि दधीची की जब बात की जाए तो मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था वृत्तासुर। तो वृत्तासुर के बारे में बताया जाता है कि उसे किसी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता था, तो महर्षि दधीच ने क्या किया था, अपनी अस्थियों का दान दे दिया था। और इसी अस्थियों की जब बात की जाए तो इन्हीं अस्थियों से क्या किया गया था, जो एक वज्र संकल्पना होती है
खास करके उसको डेवलप किया गया और उसके ही माध्यम से इनको मारा गया। तो जब हम बात करते हैं किसको लेकर के, इंद्र को लेकर के, तो इंद्र ने क्या किया था, इसको चिन्हित किया था। हाँ, बिल्कुल, सीतापुर की जब बात की जाए तो सीतापुर में आज हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति है। क्या है? अनुसूचित जाति की जब बात की जाए, अनुसूचित जाति की संख्या सबसे ज़्यादा आपके इस सीतापुर में, उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पे आप चिंतित मत होइए, 80,000 भी कहा जाता है, 88,000 भी कहा जाता है, ठीक है? 88,000, 80,000 इसके लिए आप बिल्कुल चिंतित मत हो। कोई भी टाइटल मिलता है, बेसिक आप कह सकते हो कि जहाँ पे भी ज़्यादा ऋषियों की संकल्पना है, वो यहीं से है। तो 80,000 भी नाम दिया जाता है, कई बार 88,000 भी नाम दिया जाता है, ठीक है? तो उसके लिए चिंतित मत हो, क्लियर? यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक नाम आता है किसको लेकर के, हमारे यूपी में संयुक्त प्रांत की जब बात की जाए तो 1935 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, कुल कितनी सीटों पर आपका चुनाव हुआ था? 1937 चुनाव की जब बात की जाए तो 1937 का जो चुनाव हुआ था, वह आपको देख मिलता है। ठीक है? संयुक्त प्रांत की जब बात की जाए तो संयुक्त प्रांत खास करके 1937 का चुनाव, संयुक्त प्रांत की जब बात की जाए तो संयुक्त प्रांत में 1937 का चुनाव। एक्चुअली आप भी जानते हैं, कुल मिला-जुला के जब हमारे यहाँ पे भारत शासन अधिनियम आया, ठीक है? भारत शासन अधिनियम। इस भारत शासन अधिनियम की जब बात की जाए तो भारत शासन अधिनियम जब आया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में ये बात सुनिश्चित किया गया कि जितने भी हमारे पास प्रांत हैं, उन प्रांतों में क्या किया जाएगा? प्रांतों में चुनाव कराया जाएगा। और इस प्रांतों के चुनाव की जब बात की जाए तो प्रांतों के सापेक्ष में ये जो संयुक्त प्रांत था, जिसको आज हम उत्तर प्रदेश नाम देते हैं, तो इस उत्तर प्रदेश में भी आपका चुनाव कराया गया। और आप भी जानते हैं कि इसमें उस टाइम की जो कांग्रेस थी, उस कांग्रेस को क्या मिला था? बहुमत। और बहुमत मिलने के नाते ही खास करके आपने सुना होगा, पहला जो प्रधानमंत्री आपका बनाया गया था, वह कौन थे? तो उनका नाम था पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत। हालाँकि बाद में आप कह सकते हो कि सरकार ने, मतलब आप कह सकते हो कि 2 साल के बाद ही अपना इस्तीफ़ा वगैरह दे दिया था, ठीक है? मिला-जुला के अगर देखा जाए तो इसमें जो चुनाव वगैरह हुआ था, तो प्रांतीय विधानसभा की जब बात की जाए तो 133 सीटें जो थी मिला-जुला के, अगर उनकी बात की जाए तो वो 133 सीटें खास करके कांग्रेस ने यहाँ पे प्राप्त किया था और इस दशा में क्या हुआ था? इनको बहुमत प्राप्त हुआ था, ठीक है? तो कांग्रेस को जो बहुमत प्राप्त हुआ था, वह कह सकते हो कि 134 सीटें इसमें क्या हुई थी? इनको प्राप्त हुई थी। खासा अगर देखा जाए तो ये जो 64 सीटें थी, वह किसके लिए रखी गई थी? तो ये रखी गई थी हमारे यहाँ पे जो मुस्लिम लीग होती है। चूँकि उस टाइम पे मुस्लिमों को अलग से आरक्षण वगैरह देने का प्रावधान था। तो इस दशा में अगर देखा जाए, तो मुस्लिम लीग के मुसलमानों की जब बात की जाए, तो मुस्लिम लीग के मुसलमानों को आधारित करते हुए ये क्या था? 64 सीटें आपकी रखी गई थी। तो इस दशा में अगर देखा जाए, तो यहाँ पे सीटों की जो संख्या हो जाती है, वह कितनी हो जाती है? तो मिला-जुला के आप कह सकते हो कि इसमें जो कुल सीटों की संख्या थी, वह कितनी थी? 228 थी। कितनी? 228 सीटों पे आपका चुनाव हुआ था। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 64 सीटें इसकी थी, खास करके मुस्लिम लीग की, और 164 सीटों की जब बात की जाए, 164 सीटें कांग्रेस, मतलब कांग्रेस और जो अन्य सहयोगी थे, जिसमें कांग्रेस ने 134 पे जीत हासिल की थी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 164 और 64 कितना हो जाता है? 228, ठीक है? तो 228 सीटों की जब बात की जाए, तो 228 सीटों की जब बात की जाए, तो 228 सीटों पे क्या हुआ था? यहाँ पे पूरी तरीके से चुनाव हुआ था। 1937 की जब बात की जाए, तो 1937 में जो संयुक्त प्रांत में चुनाव हुआ था, 237 सीटों पे आपका चुनाव हुआ था। जिसमें कांग्रेस की जब बात की जाए, तो कांग्रेस को जो बहुमत प्राप्त हुआ था, वह 134 सीटों पर प्राप्त हुआ था। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो चुनाव जो लड़ा गया था, वो 164 में खास करके जो कांग्रेस थी और सहयोगी दल थे, उनके द्वारा चुनाव लड़ा गया है। और 64 की जब बात की जाए, तो 64 आपके मुस्लिम लीग के माध्यम से आपको देख मिलती है। तो कुल 228 सीटों पे चुनाव हुआ था। जैसे आज आपने विधानसभा के नाम सुने हैं ना, तो 403 सदस्य आज आपको विधानसभा के देख मिलते हैं। तो उसी तरीके से उस टाइम की बात चल रही है। खैर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है? हुमायूँ ने अपने किस एक भाई या फिर किस एक बहन को संभल की जागीर दी थी। एक्चुअली ध्यान रखिएगा, हुमायूँ की सबसे बड़ी गलती यही इतिहास में मानी जाती है कि इसने अपने भाइयों को साथ लेके चलने का प्रयास किया। जबकि अन्य राजाओं के बारे में हमने अलग-अलग तरीके से देखा है कि लोग क्या करते थे, अपने भाइयों की हत्या कर देते थे राज्य को प्राप्त करने के लिए। बेसिक आपने सुना होगा, इसके 4 मतलब 3 भाई थे और ये अपने आप में, तो 4 व्यक्तियों का नाम आता है अस्करी, अस्करी के अलावा हिंदाल, हिंदाल के अलावा कामरान
और कामरान के अलावा अगर देखा जाए तो आपका हुमायूं। ये 4 भाई थे, खास करके आप कह सकते हो ये बाबर का लड़का थे। और बाबर की जब बात की जाए तो बाबर के द्वारा एक जो जीती गई कह सकते हो कि मतलब पूरी श्रृंखला थी, उस श्रृंखला को इन्होंने क्या किया था, बँटवारा किया था। गुलबदन बेगम की जब बात की जाए तो ये कौन थी? ये इनकी बहन थी और इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण काम क्या किया गया है, हुमायूंनामा नाम की पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, हुमायूंनामा नामक पुस्तक की जब बात की जाए तो गुलबदन बेगम की जब बात की जाए तो ये इनके द्वारा लिखी गई है। बाकी अगर देखा जाए तो संभल को जो जागीर मिली थी वह किसको मिली थी? तो वह आप भी जानते हैं, अस्करी को। अस्करी की जब बात की जाए तो अस्करी को। संभल अपने आप में कह सकते हो कि इसका मतलब क्या हो गया कि संभल जो था वो उस टाइम पे अ, मुगलों के अंतर्गत आता था। तो उसकी जागीर जो थी वो अस्करी को इन्होंने दे दिया था कि आप यहाँ पे शासन प्रशासन करिए। वर्तमान में संभल की जब बात की जाए तो इसी संभल के बारे में आपको हमने कई बार बताया है कि बाबर की जब बात की जाए तो बाबर ने यहाँ पे जामी मस्जिद भी आपका स्थापित करा रखा था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। बाबर ने 2 ही काम अपने जीवन काल में किया था भारत में। खासा किसके नाते किया था? तो आप भी जानते हैं, कल्कि अवतार। कल्कि जो मंदिर आपका बनाया जा रहा है, अगर उसकी बात की जाए तो मान्यता के अनुसार ये है कि इसी संभल से ही क्या होगा, कल्कि अवतार होगा। तो उसी के विरोध में जामे मस्जिद यहाँ पे बनवाई गई है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नामों की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि मंगल पांडे। आज मंगल पांडे की जब बात की जाए तो मंगल पांडे किस नेटिव रेजिमेंट के सिपाही थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे की जब बात की जाए तो मंगल पांडे किस नेटिव रेजिमेंट के सिपाही थे? एक्चुअली आपने देखा होगा, जब भी आपका पुलिस वगैरह में चुनाव होगा तो उस दशा में आपको बटालियन की या जो आपकी टुकड़ी होती है, उसके जो कैप्टन होते हैं, उसके जो लीडर होते हैं, तो उनके बारे में आपको पूरी सूचना मिलती है और उसी से आपकी पहचान होती है। क्योंकि लाखों की संख्या में आपको कौन जानेगा? तो उस दशा में क्या होता है, हर एक क्षेत्रों के लिए अलग-अलग आपकी टुकड़ी रिज़र्व होती है। जैसे आपने कई बार सुना होगा ना, पीएसी बटालियन। तो पीएसी बटालियन का मतलब क्या होगा कि एक बटालियन में औसतन हमें लगता है कि 80 से 100 पुलिसकर्मी शामिल होते हैं और उनकी पूरी संख्या क्या होती है, चिन्हित की जाती है नंबर के आधार पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मंगल पांडे की जब बात की जाए तो सबसे पहली बात तो आप भी जानते हैं, ये बलिया से समी थे पांडे जी। और इनकी जब बात की जाए तो इनको 1857 क्रांति का हम लोग क्या मानते हैं, पहला शहीद मानते हैं। बेसिक इनके द्वारा मुख्य काम क्या किया गया? तो इनके द्वारा मुख्य काम ये किया गया, क्योंकि जो चर्बी लगे कारतूस थे उसके विरोध स्वरूप इन्होंने क्या किया था, इनके द्वारा अपने जो सार्जेंट थे, मतलब जो आपके मुखिया थे, उस सार्जेंट को गोली मार दी थी। हालाँकि कह सकते हो कि इनका निशाना चूक गया कि अगर इनकी बात की जाए तो गोली तो मारा लेकिन गोली लगी नहीं थी, वो बच गया था। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया था, आप भी जानते हैं, 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, 8 अप्रैल की जब बात की जाए तो 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। गोली कब इन्होंने मारा था? 29 मार्च को। 29 मार्च की जब बात की जाए तो 29 मार्च को इन्होंने गोली मारी थी। बाकी अगर देखा जाए तो इनका संबंध कहाँ से आता है, तो आपने सुना होगा 34वीं नेटिव रेजिमेंट के सिपाही थे। खास करके आपने नाम सुना होगा बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी कहाँ से समित आता है? तो बैरकपुर छावनी खास जब हम बात करते हैं कोलकाता, पश्चिम बंगाल, तो वहाँ से इसका नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो बंगाल की बात की जाए तो कोलकाता बंगाल के सापेक्ष में बैरकपुर छावनी के 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट की जब बात की जाए तो उसके ये सिपाही थे मंगल पांडे। 1857 की क्रांति की जब बात की जाए तो 1857 की क्रांति के पहले शहीद माने जाते हैं। ठीक है, नामों की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, इसकी स्थापना करी गई। क्या नाम है? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। अगर इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना करी गई 1847 में, 1857 में, 1877 में, 1885 में। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की जब बात की जाए तो हमारे यहाँ पे एक आंदोलन आपने सुना होगा, अलीगढ़ आंदोलन। और इस अलीगढ़ आंदोलन की जब बात की जाए तो इसका मतलब ये था कि बेसिक आप कह सकते हो, अलीगढ़ आंदोलन की जब बात की जाए तो इसको नेतृत्व जो दिया था वो दिया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। सर सैयद अहमद खान।